तो एरे और स्ट्रिंग ये एक साथ ही हम स्टडी करेंगे। एरे एंड स्ट्रिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे भी लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। लूप मैंने इसका एक पूरा अलग ही सीट बना के दिया हुआ है, प्लस आपको अलग से भी एक सीट मिलेगी, स्ट्रिंग की भी सीट मिलेगी आपको। फिर स्ट्रिंग के बाद बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्टैटिक स्कोपिंग, डायनेमिक स्कोपिंग, स्ट्रक्चर, इन सब पर बात करते हुए सी को ख़त्म करेंगे, है ना। तो अगले वीकेंड के एक लेक्चर में लगभग सी आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, आपको फोकस पूरी सी पे नहीं करना है, क्योंकि पूरी सी पढ़ने जाएंगे तो वो 60 घंटे की होती है, लगभग 60 घंटे 70 घंटे में सी कंप्लीट होती है। दिट्स वो अपने आप में एक लंबा इंटरवल है। तो एरे को स्टार्ट करते हैं, अभी वेट कर लेते हैं कुछ लोगों का, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल लगभग 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है एरे पे। तो अगर पीछे कोई डाउट हो पॉइंटर्स पे और, तो हम डिस्कस कर सकते हैं उसको। पॉइंटर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, रिकर्सन से रिलेटेड, लूप से रिलेटेड, या क्वेश्चंस की जो सीट दी है उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं ही आ रहे हों। हाँ, कुछ रिकर्सन का है, कौन सा? क्या है क्वेश्चन? ये है 7th, 9th, ये वाला ना। हाँ, इसको अभी छोड़ेंगे। ये भी एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्लैरिटी नहीं दी इन लोगों ने, बिकॉज दिस word is not clear. What is they are saying? ABS, absolute. They are using the absolute value. हाँ? So this kind of, because यहाँ पर आप इसको इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मान सकते, बिकॉज इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है यहाँ पे कि कोई स्यूडो कोड दे, आर यूजिंग द स्यूडो कोड। रिटर्न क्या करेगा और क्यू की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे। वो ठीक है, मैं क्वेश्चन को जानता हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बट मैं ये इस क्वेश्चन को इसलिए बहुत क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिंपली इस चीज में ये वर्ड इंक्लूड नहीं किया है कि दिस इज ए स्यूडो कोड। ये कंप्लीट एक सी प्रोग्राम दे रहे हैं आपको, और उस सी प्रोग्राम में, है ना, दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ दीज वर्ड्स, जहां पर इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है। वो तो आपने कहीं सॉल्यूशन देखा होगा, वहां पर आपने एबीएस का मतलब समझा होगा, दे आर यूजिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट्स वाई ना। एबीएस को वो फंक्शन होता हाँ, करेक्ट। अगर एबीएस कोई फंक्शन है सी में, ठीक है, जो आप कह रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है, अगर ऐसा कुछ है तो यू हैव टू यूज कंप्लीट कोड, जहां पर आपको पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा कि उसकी लाइब्रेरी में हम कौन सी लाइब्रेरी में उस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज यू कांट यूज द एबीएस डायरेक्टली, है ना। तो वो लाइब्रेरी आपको मेंशन करनी होगी, वो प्रॉपर पूरा कोड बनाना होगा जहां पर इस चीज को दिया था। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से उस डोमेन में और उस पूरी डायरेक्शन में पुट नहीं करता हूं जहां पर इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर दिया जाए। फिर भी उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि जनरली इस क्वेश्चन को सोल्यूशन तो लगभग हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देते ही है, ये तो एक कॉमन पॉइंट दे दिया है। तो इन्होंने क्या माना इसको कि x² - 3, है ना, कि अगर आप इसको देखते हैं तो दो तरीके से रिटर्न मिलते हैं आपको, ठीक है। एक यहां पे रिटर्न मिल रहा है, एक यहां। अभी ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर, कुछ लोग नए हैं तो अभी इसमें मैं अभी अपने कल के क्वेश्चंस को भी लूंगा। कल मैंने 2 क्वेश्चंस कहे थे, तो हम लोग पहले एरे को स्टडी कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ समय होगा लास्ट का 1 घंटा, उसमें रिकर्सन के क्वेश्चंस को उठा लेंगे, तो ये क्वेश्चंस भी आपका उसमें ले लेंगे, ठीक है। बड़ा सही क्वेश्चन इस सेंस में है कि अगर इसको ये पूरा देते, प्रॉब्लम इन्होंने क्या करा है कि क्वेश्चन पूरा नहीं दिया, बस इन्होंने आधा अधूरा। या तो इनको फिर इस तरीके से लिख देना चाहिए था कि
ये दिस इज काइंड ऑफ द स्यूडो कोड और ये इस तरीके से कुछ लिख देना चाहिए था तो ये क्वेश्चन परफेक्ट था। फिर यू कैन यूज की एब्सोल्यूट वैल्यू हम यूज कर सकते हैं अगर स्यूडो कोड में सब चल जाता है। बट इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग द लाइब्रेरीज, इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग द मेन फंक्शन और यू आर सेइंग कि इस तरीके का हमने कोई कोड लिख दिया है जिसकी आपको वैल्यू बतानी है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन हो सकता है। सो दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे जोन में रखा है जहां पर लोगों ने इसके सॉल्यूशंस तो दिए हैं लेकिन जबरदस्ती निकालने की कोशिश की है सॉल्यूशन को। तो मैं जबरदस्ती निकालने वाले सॉल्यूशंस को सॉल्यूशंस नहीं मानता, क्योंकि आपको गेट में दे दिया है तो गेट का हर क्वेश्चन सही होगा ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट बना के भेजूंगा जहां पर आप देखना कि क्वेश्चंस गलत डिजाइन ही कर दिया गया, गलत फ्रेम कर दिया गया क्वेश्चन। अरे तो कम से कम उसको आर्ग्यू करना पड़ेगा ना कि अरे ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब जैसे कल का एक क्वेश्चन था जहां पर मैंने वेल माइनस माइनस आपको डिफाइन किया था, है ना। अब उस क्वेश्चन की ब्यूटी अगर आप देखोगे तो एक सेगमेंटेशन फॉल्ट आती है वहां पे। अगर आप कंपाइल करोगे इस क्वेश्चन को तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आती है। एग्जैक्टली कहां था पता नहीं। तो इन क्वेश्चंस को हम अभी देखेंगे बाद में, क्योंकि ये जितने भी कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ क्वेश्चन है इनमें अभी उलझना नहीं है। पता भी नहीं है कौन सा था क्वेश्चन। हाँ इसमें मतलब ढूंढना डिफिकल्ट है, बाकी तो वो वाला ही था हाँ, फंक्शन। ये है सही। इस फाइल का एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग रहा है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है फाइल। पता ही नहीं है। ये तो है इसकी। हाँ अब इस क्वेश्चन को मैं एक यही है। कहीं पे एक कल मैंने डिस्कस किया था उसको, अब पता नहीं कहाँ किया था। नाइन्थ के बाद होगी, नाइन्थ फेज के बाद। आई थिंक ये भी नहीं है। ये होगा क्या, ये तो ये आ गया। इसमें नहीं आ रहा है एक्चुअली, मैं पूरी फाइल इन्होंने वो नहीं की है। सो टेस्ट कौन सी, अभी रुको मैं बुला देता हूँ तो वही ढूंढ सर्च करेंगे कि क्या होगा। लेकिन अभी मैं टॉपिक को स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, एरे को। तो उस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को बाद में लेंगे, और वो मैं आपसे इसलिए आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ गलत है उसको आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा कि सर इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट मिसिंग है। ऐसा नहीं कि अरे बस हो गया तो आंसर निकालना है, ऐसा नहीं। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस कुछ रिकर्सन में हैं, और रिकर्सन के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आप देखोगे कि उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन प्रोफेसर से बनाते समय कुछ मिस्टेक हो गई है जो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाए, इसलिए उनका प्रॉपर आंसर नहीं दिया जा सकता। तो वो डोमेन आपको डिस्कस करनी होगी, ठीक है। तो एरे से स्टार्ट करते हैं। अब आप एरे का आज एक डिफरेंट जोन पढ़ोगे, वेरी डिफरेंट जोन, जो एरे का आप एक अलग लेवल का एरे आपको डिस्कस करने को मिलेगा। तो एरे और स्ट्रिंग एक ही चीज होती है, ठीक है। तो इसको अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है, जिसको एरे समझ में आ गया उसको स्ट्रिंग समझ में आ जाएगी तुरंत। तो मैं एक सिंपल सा कोड लिख रहा हूं। इस कोड में सबसे पहले आप आउटपुट बताएंगे, है ना, कि इंट एरे, और यहां पर मैंने एक स्टैटिक इनिशियलाइज किया एरे को। तो मैं एरे की कोई डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, जहां पर एरे का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है बस वही पार्ट में बेटा डिस्कस करूंगा, उसके अलावा कोई पार्ट डिस्कस नहीं करूंगा, है ना। बिकॉज ऐसे एरे में जाएंगे तो आपको बहुत सारा डिस्कस करने के लिए एरे पर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लिखें। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि आप कहोगे जब इसको पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी खास नहीं है इसमें, लेकिन इसमें बहुत कुछ खास है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे
पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे प्रॉपर, और नोट करने के बाद सिंपली अगर आप देखोगे तो यहां पर एक्चुअली में पॉइंटर का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलता है एरे में। पॉइंटर डिजाइन ही एक्चुअली में कुछ एरे और स्ट्रिंग को लेके किया गया है। तो सबसे पहला नोट डाल के लिखो कि जो भी एरे का नाम होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ एरे, व्हाट इज द नेम ऑफ एरे, व्हाट इज द नेम ऑफ एरे will be base address of that array, will be base address of that array। सर ये बेस एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस का मतलब जहां से शुरुआत होती है। क्या होता है बेस एड्रेस का मतलब? जहां से शुरुआत होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द बेस एड्रेस। रिमेंबर दैट कभी भी आपको कॉन्टिन्यूसली मेमोरी चाहिए तो कहीं से शुरू करना पड़ेगा और कहीं खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि कितनी मेमोरी आपको चाहिए। तो कहीं से शुरू करना है, कहीं खत्म करना है, जहां से शुरू करना है उसी को क्या कहते हैं? बेस एड्रेस। तो जब आप इस एरे को क्रिएट करने गए तो इस एरे में एलिमेंट कितने हैं? 4 एलिमेंट हैं और चारों इंटीजर टाइप हैं, चारों इंटीजर टाइप हैं। परफेक्ट। अब 4 इंटीजर हैं तो 4 घर बना लो, 4 स्लॉट बना लो। चारों स्लॉट बना लिया आपने। चारों स्लॉट बनाने के बाद वैल्यूज को एज इट इज पुट कर दो आप। पहले स्लॉट में 10, दूसरे स्लॉट में 20, ये रहा 30, ये रहा 40। अब चूंकि मुझे ये पता है कि ये 4 कॉन्जुगेटिव मेमोरी हैं और 4 कॉन्जुगेटिव मेमोरी को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज वो मेमोरी एक्सेस नहीं हो पाएगी। तो मैंने क्या किया, जो एरे का नाम होता है वही एरे का बेस एड्रेस होता है। तो मैंने यहां से इसके शुरुआत वाले पॉइंट को ए मान लिया, लेकिन ये ए एक एड्रेस है। रिमेंबर दैट, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो रिमेंबर, ए इज ए पॉइंटर वेरिएबल, ए इज ए एड्रेस और पॉइंटर वेरिएबल। एड्रेस का मतलब पॉइंटर, या एड्रेस कह लो या पॉइंटर कह लो, है ना। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो कोई अगर आपको एड्रेस बोलता है तो आपके बैकएंड में दिमाग में चलना स्टार्ट होना चाहिए पॉइंटर, कि ये पॉइंटर की बात कर रहा है। तो ए इज ए पॉइंटर एक्चुअली। अब ये ए है तो अगला स्लॉट a+1 होगा। ये पॉइंटर अर्थमेटिक कहती है। कौन कहता है इसको? पॉइंटर अर्थमेटिक। क्यों? क्योंकि पॉइंटर अर्थमेटिक का एक बहुत खास रूल है कि अगर पिछले वाले स्लॉट की वैल्यू a है तो अगले वाले स्लॉट की वैल्यू a+1 होगी। हमें नहीं पता कि एक्चुअली में ये जो मेमोरी मैंने काटी है ये 4 बाइट की काटी है कि 8 बाइट की काटी है कि 2 बाइट की काटी है। क्यों? क्योंकि ये कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। पता नहीं कि इंटीजर को सेव करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। ये कंप्लीटली कंपाइलर डिपेंडेंसी होती है कि नहीं होती है? कंपाइलर डिपेंडेंसी होती है। कि मुझे इंटीजर को 2 बाइट में रखना है, ये कंपाइलर बताएगा। मुझे इंटीजर को 4 बाइट में रखना है, ये कंपाइलर बताएगा। मुझे इंटीजर को 8 बाइट में रखना है। अब फंस जाओगे आप। मान लो किसी ने इसको 1000 कहा, अब आपको तो नहीं पता कि आप किस कंपाइलर पर इसको चलाने वाले हो। तो कोई इसको 1000 बोलेगा तो ये 1002 हो जाएगा, कोई अगर इसको 1000 बोलेगा तो ये 1004 हो जाएगा, कोई इसको 1000 बोलेगा तो इसको 1008 हो जाएगा। क्योंकि जो 8 बाइट वाला कंपाइलर होगा वो अगला एड्रेस 1008 लेगा, जो 4 बाइट वाला कंपाइलर होगा वो अगला एड्रेस कहां से शुरू करेगा? 1004 से शुरू करेगा। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए कि क्या एड्रेस है, उस कंफ्यूजन को कंप्लीटली रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने a+1 बोल दिया कि भैया ये जो 1 है वो ये बता रहा है कि पीछे वाला जो पूरा स्लॉट है उससे मैं एक आगे हूं। अगला एड्रेस a+2 ये बता रहा है कि मैं बेस एड्रेस से 2 स्लॉट आगे हूं। मेरा एड्रेस बेस एड्रेस से 2 स्लॉट आगे है। आई एम सेइंग दिस इज ए स्लॉट, आई एम सेइंग दिस इज ए स्लॉट। a+3 क्या कहेगा? a+3 क्या कहेगा कि भाई मेरा जो एड्रेस है वो बेस एड्रेस से कितने स्लॉट आगे है? 3 स्लॉट आगे है। तो ये पूरी एड्रेसिंग हो गई।
एरे की। तो एरे की ये कंप्लीट एड्रेसिंग यहां से बन गई। अब एरे की अगर आप कंप्लीट एड्रेसिंग देखने आते हैं तो यहां आपको एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्या ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि ये जो बेस एड्रेस है ना, ये आप अगर इसको 1000 मान लें और मैं ये बोल दूं कि यहां पर एक अजम्पशन आप ये कर लो कि इंटीजर का साइज 4 बाइट है। क्या है इंटीजर का साइज? 4 बाइट। तो अगला एड्रेस आपको 1004 मिलेगा, अगला एड्रेस आपको 1008 मिलेगा, अगला एड्रेस आपको 1012 मिलेगा। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत कि सर अगर हम एक समय के लिए मान लें कि a की वैल्यू 1000 है तो a+1 की वैल्यू 1004 होगी, a+2 की वैल्यू 1008 होगी, a+3 की वैल्यू 1012 होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, ठीक है। अब यहां पे एक बात और है। क्या बात है कि जब आपने इसको ये लिखा कि A2, व्हाट इज A2? A2 आपको कैसे पता लग गया कंपाइलर को कि मुझे यहां पे जाना है? अगर आप इस एरे की इंडेक्सिंग करने जाओगे तो एरे की इंडेक्सिंग ये होगी, क्योंकि C हमेशा 0 से स्टार्ट करता है। कहां से स्टार्ट करता है? 0 से। तो लिखो C always start the index from 0. C always start index from 0. C always लेकिन हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है कि इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो। C में 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो C कभी भी एड्रेसिंग करने जाएगा 0 से स्टार्ट मिलेगा आपको। तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 0 से स्टार्ट कर दिया। पहले कमरे का इंडेक्स 0 है, दूसरे कमरे का इंडेक्स 1 है, तीसरे कमरे का इंडेक्स 2 है और चौथे कमरे का इंडेक्स 3 है। परफेक्टली क्लियर। तो ये परफेक्टली क्लियर है पूरा। अब मैंने इसमें क्या बोला, मैंने कहा A2 की जब एक्सप्लेनेशन की बात आई तो ये A2 एक्चुअली में है क्या, ये A2 कैसे कंपाइलर ने कैलकुलेट किया। सबसे पहले मैंने चलना जिस बेस एड्रेस से स्टार्ट किया था वो बेस एड्रेस क्या है? A। क्या है वो? A। प्लस मैं किस इंडेक्स पर जाना चाह रहा हूं वो यहां से पता लगेगा। मैं सेकेंड इंडेक्स पर जाना चाह रहा हूं तो मैंने कर दिया 2। सो आई वॉन्ट टू एक्सेस द सेकेंड इंडेक्स, तो A+2। A+2 means I want to access this location. So I am outside of that location because A+2 is nothing. A+2 is a pointer which pointing to A+2 location. So this is a pointer which is pointing to A+2 location. But I am outside of that location. I am not inside of that location. है ना? अब आपको इसके अंदर जाना है। So you have to apply star. When you apply star means move outside to inside. So move outside to inside. क्या मिलेगा आपको? 30. So answer is 30. So remember this. This expression is completely represented in the form of this expression. Actually, compiler break this expression in this expression, into this expression. Compiler जो समझता है वो इस फॉर्म में समझता है, इस फॉर्म में नहीं समझता। तो A+2 से हम फाइनली यहां पर आ गए और फिर स्टार लगा के अंदर चले गए। कंपाइलर इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को समझेगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा एरे के, कि एरे में आप कुछ भी एक्सेस करने जाते हैं अगर, तो एरे में आपको कंपाइलर कैसे एक्सेस करेगा? कंपाइलर ऐसे एक्सेस करेगा इसको, है ना। तो A को एक्सेस करने जाएगा तो 10A+1 को, तो 20A+2 को, 30A+3 को, तो 40। अब मैंने आपसे एक पॉइंट यहां पर यह बोला कि जो एरे का नाम होता है वही एरे का बेस एड्रेस होता है। इसको बिल्कुल दिमाग में चिपका के रखना है आपको। ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह यूज होने वाला है। लेकिन अब बात यह होती है कि सर मैं अगर यह कहूं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यह है कि मैंने एक बहुत बड़ा एरे ले लिया
और वो एरे 50 एलिमेंट्स का है और उसमें मैंने एलिमेंट्स स्टोर करा दिए 50, कुछ इस तरीके से, इट्स बिग थिंग, स्टोर करा दिया मैंने इसको पूरा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने जस्ट इस मेमोरी को पूरा जब ड्रॉ किया तो इस मेमोरी को ड्रॉ करते समय मैंने एक चीज नोटिस की, क्या कि 1 2 और यहां जाके लास्ट एलिमेंट 30 होगा, और मैं अगर इंडेक्सिंग की बात करता हूं तो 0 1 और ये 49 होगी। एम आई राइट? और सर आपने बोला कि जो एरे का नाम होता है वही एरे का बेस एड्रेस होता है। सो दिस इज ए, दिस इज a + 1 एंड दिस इज a + 49। हर मकान का मुझे एड्रेस पता लग गया और हर मकान का मुझे इंडेक्स पता लग गया। एरे में दो चीजें ही आपकी जरूरी होती हैं, तो राइट डाउन द नोट। इन एरे ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स। इन एरे ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स। फर्स्ट द इंडेक्स ऑफ एरे, first the index of array, and second is addressing of array। second is addressing of array। ये आपको कभी भूलनी नहीं है। कभी भी एरे आप ड्रॉ करोगे ये दोनों चीज बेटा आपको ड्रॉ करनी है, एड्रेसिंग ड्रॉ करनी है और ये ड्रॉ करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब आपने कहा कि सर अगर मैं ये कहूं कि एरे स्टार्ट हो रहा है 1000 से, सपोज एरे इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1000, और मैं ये मान रहा हूं कि एक डब्बे की वैल्यू 4 बाइट है, इंटीजर 4 बाइट में स्टोर किया जा रहा है। इंटीजर स्टार्टिंग हुई थी 16 बिट से। किससे हुई थी? 16 बिट से। लेकिन अब 16 बिट में बहुत बड़े इंटीजर तो स्टोर किए नहीं जा सकते हैं। 16 बिट की रेंज है अपनी 0 to 15, है ना, तो उसमें इंटीजर की स्टोर करने की एक रेंज है। अब और बड़े बड़े इंटीजर्स वैल्यू पर जब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी तो आपने उसको बढ़ाकर कितना किया? 32 किया। तो हम इसी तरीके से लॉन्ग कीवर्ड और ये सब यूज करना स्टार्ट किए जब इंटीजर के साइज में बहुत वेरिएशन होने लगा। तो यहां पर मैं ये मान के चल रहा कि इंटीजर का साइज 4 बाइट है। कितना है? 4 बाइट। तो अगर ये 1000 है तो अगला कितना होगा? 1004। और ऐसे करके सर हर डब्बे की अपनी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा है, हर डब्बे की अपनी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हर बॉक्स की अपनी एक वैल्यू निकल के आएगी। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्या मैं सही बोल रहा हूं कि अगर पहले बॉक्स का एड्रेस 1000 है तो दूसरे का 1004 होगा? बिल्कुल सही। अब मैंने बोला कि सर कुछ देर के लिए मैं ये मान लिया कि ए, मान क्या लिया है भी कि ए की वैल्यू 1000 है, उसका नाम वेरिएबल के फॉर्म में ए है, लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है? 1000। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन मैंने कहा कि दिक्कत फंसेगी कहां? दिक्कत फंसेगी ये कि अगर मैं आपसे बोलूं लोकेशन ऑफ A47, if I'm starting from 1000 and every box need 4 bytes to store any integer, so definitely I'm taking the gap of 444. So if I'm starting 1000, the next will be 1004, next will be 1008. Then what will be the address of A47? That is the question जो आपको क्लियर होना चाहिए जब आप जाते हो बेटा एड्रेसिंग करने। एड्रेसिंग पे ही क्वेश्चन पूछे गए एरे में, और मैंने एरे की सीट बना के दी है आपको, और आज दिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन एड्रेसिंग पे पूछा गया है। जब आप ऐसा करने जाओगे कुछ नहीं करना आपको, अभी क्लियर होगा। क्या आपका डिजायर्ड इंडेक्स कितना है बेटा? किस कमरा नंबर पर आप जाना चाह रहे हो? 47 पर। शुरुआत 0 से होगी, ध्यान रखना। सी कहता है मैं 0 से शुरू करूंगा, तो आप जाना चाह रहे हो 47 पे। ठीक, 47 पर जाने का मतलब आप शुरुआत चलने की कहां से कर रहे हो? ए से। ए प्लस जो नंबर अंदर लिखा हो इस बिग ब्रैकेट्स के वो जोड़ दो यहां पे, तो कितना लिख दें? 47। इसका मतलब मेरा पॉइंटर
यहां से मूव करके A+47 उस कमरे के बाहर खड़ा हो गया जाके। मेरा पॉइंटर पहली वाली लोकेशन से मूव करके A+47 को पॉइंट आउट करने लगा। किसको पॉइंट आउट करने लगा? A+47 को पॉइंट आउट करने लगा। लेकिन ध्यान रखना, आउटसाइड। कहां है अभी आप? आउटसाइड। पॉइंटर जब तक स्टार नहीं लगाओगे तब तक कभी भी अंदर मूव नहीं करेगा, है ना। कभी भी आप पॉइंटर को ऐसे लिख दो P+3+Q और मान लो ये दोनों पॉइंटर, अभी आप समझ लो कि ये लोकेशन से बाहर है। क्यों लोकेशन से बाहर है? क्योंकि अभी हमने स्टार लगाया ही नहीं। स्टार का मतलब उसको अंदर लेके जाना। तो जैसे ही आपने इसमें बेटा स्टार लगाया, वैसे ही मैं मूव आउटसाइड टू इनसाइड हो गया, तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं लोकेशन, मैं सर एलिमेंट तो पूछ नहीं रहा हूं। सो आई एम जस्ट सेइंग कि सर मुझे लोकेशन बतानी है। चलो भाई लोकेशन भी बता देते हैं आपको, क्या प्रॉब्लम है, लोकेशन भी बता देते हैं, है ना। अब आ जाओ लोकेशन पे। आपने कहा सर मैंने शुरू किया था चलना ए से और ए का बेस वैल्यू था 1000 प्लस, मुझे पहुंचना था कमरा नंबर 47 पर, मुझे पहुंचना था कमरा नंबर 47 पर जिस पर इंडेक्स चिपका हो 47 का। लेकिन सर जिस कमरे से मैंने चलना शुरू किया था उसके ऊपर कौन सा इंडेक्स चिपका हुआ था? 0। तो सर मुझे 47 तक पहुंचने के लिए इतने कमरों को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मैं 0 से शुरू कर रहा हूं और मुझे 47वें नंबर पर पहुंचना है तो उससे पहले मैंने कितने नंबर क्रॉस किए होंगे? 0 से 46। 0 से 46 का मतलब टोटल 47 हुए। टोटल 47 नंबर क्रॉस किए। और चूंकि हर कमरे में 4 बाइट का इंटीजर स्टोर हो रहा है, और 4 बाइट का मतलब 4 एड्रेसेस, बिकॉज हमेशा मेमोरी बाइट एड्रेसेबल कंसीडर की जाएगी बाय डिफॉल्ट। यहां पर हर बाइट को एक एड्रेस की जरूरत, तो 4 बाइट को कितने एड्रेस की जरूरत? 4 बाइट की। तो मतलब 4 एड्रेस इसमें खर्च हुए, 4 एड्रेस इसमें खर्च हुए। तो आपने कहा कि सर जब हमारे पास 47 कमरे हैं, हमारे पास 47 कमरे हैं और हर कमरे को 4 बाइट की नीड है, तो 47 इंटू 4, और सर शुरुआत की थी हमने इससे, तो 47 इंटू 4, ये बेटा हो गया आपका कंप्लीट वो एड्रेस जो 47वें नंबर के कमरे का होगा। तो अब लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एरे की। वी कैन स्टार्ट। अब मैं यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन करूंगा उस वेरिएशन में। तो क्या मैं सही हूं अगर ये एक्सप्रेशन लिखी मैंने? क्या 47वें नंबर के कमरे की यही एक्सप्रेशन होगी, यही एड्रेस होगा? बिल्कुल यही एड्रेस होगा। तो मैं अगर इसको और डिटेल की बात करूं तो सिंपली मैं एक एरे लेता हूं और उस एरे को मैंने -5 to 5 लिया। मतलब मैं उसमें पहले जो एरे का इंडेक्स है, पहले कमरे के एरे का जो इंडेक्स है वो -5 से शुरू कर रहा हूं। आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई एम टेकिंग ए हाइपोथेटिकल लैंग्वेज विच इज स्टार्टिंग द रूम इंडेक्स फ्रॉम -5। आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल। सो दिस इज -5, this is -5 and this is 5. So simply this is the array where I'm storing 1, 2 and this values. So suppose find out the location of A3 if A is nothing is equivalent to 1000. So write down the question and just solve it. Write down the question. An integer takes 4 byte and integer size is 4 byte equal to 4 byte. That is the thing. Integer size equal to 4 byte. ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बेस एड्रेस क्या है और इंटीजर का साइज क्या है। ये गिवन होगा, अगर ये गिवन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। और मैंने शुरुआत की -5 से। अरे सर कहीं से भी कर सकते हैं, 0 से कर सकते हैं तो माइनस से भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है?
तो जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आए, एरे का चित्र बना लो। एरे का चित्र क्या कहता है? एरे का चित्र यह कहता है कि भैया इंडेक्सिंग और एड्रेसिंग दो चीजें एरे को चाहिए हमेशा। कभी भी एरे ड्रॉ करने जाओ तो सबसे पहला काम आंख बंद करके आपको जो करना है वो ये करना है कि आप एरे में कितने स्लॉट बनाने हैं वो स्लॉट डिसाइड कर लो। स्लॉट चूंकि -5 से शुरू हो रहा है तो -5, -4, -3 और ऐसे करके एंड किस इंडेक्स पर हो रहा है? 5। एम आई राइट? 5। अब जो एरे का नाम है वही एरे का बेस एड्रेस होता है। तो पहले डब्बे का नाम A, अगले डब्बे का नाम A+1 और ऐसे करके ये हो गया आपका जो भी A+10 और जो भी होगा, है ना, क्योंकि 11 एलिमेंट है, 5 to -5 टोटल 11 एलिमेंट्स इन द एरे। तो इसलिए अगर पहला A+0 है तो लास्ट A+10 होगा। ये पूरी एड्रेसिंग हो गई। लेकिन ध्यान रखना यहां A-5 नहीं कर सकते आप, यहां तो A से ही स्टार्ट करेगा बेस एड्रेस, बस इंडेक्स -5 कर सकते हो, दैट इज द थिंग। अब आपने इनमें एलिमेंट को रख दिया 1, 2, 3 एंड 11 सीक्वेंसली। अब आपने A को बाय डिफॉल्ट माना हुआ है 1000 यहां पर, तो आप इसको 1000 लिखेंगे, इसको 1004 लिखेंगे और ऐसे करके पूरी एड्रेसिंग करते चले जाएंगे। अब आपको पता करना है बेटा लोकेशन ऑफ A3। लोकेशन ऑफ A3 क्या कहती है? लोकेशन ऑफ A3 कहती है कि चलना किस बेस एड्रेस से शुरू किया था? A से। A की वैल्यू है 1000। आप किस इंडेक्स में इंटरेस्टेड हैं? 3। तो मतलब आपका डेस्टिनेशन कितना है? 3। और आपने जिस इंडेक्स से चलना शुरू किया था वो इंडेक्स नंबर क्या था? -5। तो आपने वो यहां से सबट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि मैं कितना क्रॉस करके आया हूं। नहीं तो पता कैसे लगेगा कि मैं कितना क्रॉस करके आया हूं जब मुझे यही नहीं पता कि मैं चला कहां से था और उस रूम का इंडेक्स क्या था। तो मैं पता कैसे कर पाऊंगा कि जब मैं जहां पहुंचूंगा उससे मेरे स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? एम आई क्लियर? एम आई राइट? कि क्या मुझे अगर डिस्टेंस नापनी है तो मुझे स्टार्टिंग का इंडेक्स पता होना जरूरी है या नहीं है? पता होना जरूरी है। तो आपने -5 इसीलिए इसको घटाया कि आपको डिस्टेंस पता लगे कि -5 से 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है। कितनी निकली? 8। यानी 8 डब्बे आपको क्रॉस करके जाने पड़े होंगे। चेक करके देख लेना आप, पूरी नंबरिंग करके आपको 8 डब्बे क्रॉस करके जाने पड़े होंगे। अब 8 डब्बे में हर डब्बे का साइज कितना है? 4। तो ये हो गया 32, यानी सर एड्रेस हुआ 1032। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखना कि जब भी कभी आपसे यह कहा जाए कि व्हाट इज A+3, तो ये जो तीसरा नंबर जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये एक्चुअली में क्या है वो मैं आपको अब डिस्कस करके बताऊंगा कि आपको सोचना कैसे है कि सर ये 3 रिप्रेजेंट क्या कर रहा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड इंडेक्स के डब्बे का बेस एड्रेस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड इंडेक्स के डब्बे का बेस एड्रेस। ये ध्यान रखना है। मतलब सर कि अगर मैं ये कहूं कि सिंपली मेन मैंने एक कोई एरे लिया और मैंने यहां पर एरे ले लिया 50 और फिर मैंने कुछ इसमें एलिमेंट्स डाल दिए होंगे, आई डोंट नो, और मैं कह रहा हूं कि सर व्हाट इज प्रिंट एफ और मैंने यहां पर %d लिया एंड व्हाट इज printf A10। सो डोंट वरी, आप अगर बात कर रहे हैं A+3 की या A+10 की, सो A+10 इज नथिंग। A+10 क्या है? आप जब एरे को क्रिएट करने गए तो उसका एक इंडेक्स दिया 0। यू आर इंटरेस्टेड इन द इंडेक्स ऑफ 10। सो यू आर इंटरेस्टेड इन द इंडेक्स ऑफ 10, मतलब ऐसे रूम में आप इंटरेस्टेड हैं जिसका इंडेक्स क्या है? 10। और ये A+10 क्या है? A+10 उस इंडेक्स का बेस एड्रेस है। उस इंडेक्स का बेस एड्रेस मतलब उस इंडेक्स का एड्रेस। बेस एड्रेस भी कह सकते हो इसको, इस बॉक्स का बेस एड्रेस भी कह सकते हो इसको, और इस बॉक्स का एड्रेस भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो आपने कहा सर ये A+10 इस बॉक्स का एड्रेस है, तो जो इंडेक्स, लेकिन ये C के लिए तो सही है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसको -5 कर दूं और कुछ और कर दूं
तो ये a+10 डायरेक्ट आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो a+10 क्या कहता है कि आप 10th इंडेक्स के बॉक्स में इंटरेस्टेड हो। उससे पहले आपने कितने बॉक्स क्रॉस किए होंगे? तो a+10। अब आप 10 इंडेक्स के बॉक्स में इंटरेस्टेड हो। शुरुआत आपने कहां से की थी? 0 से, तो माइनस कर दो। तो कितने बॉक्स क्रॉस किए होंगे? 10। 0 1 2 से लेके 9 तक टोटल 10 बॉक्स क्रॉस किए होंगे। 10 बॉक्स क्रॉस करने का मतलब हर बॉक्स में कितने बाइट आ रहे थे? 4। तो ये हो गया 1000 + 40। 1040 मतलब a+10 को आप जब 0 इंडेक्स से शुरू करोगे तो आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपली 10 - 0 करोगे तो सिंपली 10 आ जाएगा और उसमें उसके बाइट साइज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसका एक्चुअल एड्रेस आ जाएगा। तो ये a+10 से फायदा क्या मिला? ये a+10 से ये फायदा मिला हमें कि अब हमारी हेडेक नहीं है कि हमें अगर एड्रेस निकालना है तो हम केवल इतना करके दे देंगे। ये हेडेक है कि जो जिसने कंपाइलर बनाया होगा, कंपाइलर अब इसमें ये चीज खुद मल्टीप्लाई करेगा, वरना तो यूजर की हेडेक हो जाती। यूजर को पता होना चाहिए पहले कि साइज ऑफ इंटीजर क्या है। अब साइज ऑफ इंटीजर फिर मल्टीप्लाई करेगा यूजर, फिर बेस एड्रेस निकालेगा, तो यूजर की हेडेक खत्म। ये चीज कौन करेगा? कंपाइलर करेगा। तो साइज ऑफ इंट जो है वो वेरी करता है, इसलिए यूजर पर एक्स्ट्रा हेडेक आ जाती कि अब वो पहले साइज ऑफ इंट पता करे, फिर उसको मल्टीप्लाई करे, तब किसी चीज का, किसी डब्बे का, किसी बॉक्स का बेस एड्रेस निकलेगा। तो इस बात से पूरा मुक्त कर दिया गया यूजर को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई? यूजर को। इसलिए एरे की कोई भी इंडेक्सिंग करते समय हमें टेंशन ही नहीं लेनी, हमको बस इतना करना है a+1 a+2। इसमें बाय डिफॉल्ट ये चीज इंक्लूड होती हुई जा रही है। इसमें बाय डिफॉल्ट ये चीज इंक्लूड होती जा रही है। तो क्या फिर आपको सोचना है कि किस बॉक्स में कितने बाइट लग रहे हैं? फिर सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि उसका टेक केयर कर रहा है हमारा कंपाइलर। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो ले रहा है कंपाइलर। दैट इज द थिंग, दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग जो आपको पॉइंटर अर्थमेटिक में क्लियर होनी चाहिए कि पॉइंटर अर्थमेटिक करते समय ये जो नंबर ऐड किया जाता है ये बताता है कि आप बेस एड्रेस से कितना आगे हो। ठीक, ये नहीं बताता है कि a+1 इसका बेस एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस क्या है। एक्चुअल एड्रेस तो आपको इससे मिलेगा। ये बस ये बता देता है कि आप किस बॉक्स में इंटरेस्टेड हो, और जब आपको एक्चुअल निकालना हो तो आप इस पे चले जाओ, एक्चुअल निकाल लो। तो ये कहानी होती है, हमारा फर्स्ट प्राइमरी पूरा एरे क्लियर होता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को एरे में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बेस। तो यहां पर को अभी तक रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। आप देखेंगे कि रो और कॉलम तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं जब 2D मैट्रिक्स आता है। कौन आता है? 2D मैट्रिक्स, क्योंकि 2D मैट्रिक्स में ही रो बन सकती है और कॉलम बन सकता है। सिंगल 1D एरे जो होता है उसमें रो और कॉलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एम आई राइट? ठीक, अब हम समझेंगे 2D एरे को, जो कि अपने आप में एक फिनोमिनल कॉन्सेप्ट है। और गेट में आपको जो मैंने सीट बना के दी है, लगभग आप देखेंगे कि हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में 2D एरे या 3D एरे पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो राइट डाउन 2D एरे, और आप देखेंगे कि 2D एरे में एक अलग तरीके की दुनिया है। 2D एरे में एक अलग तरीके की दुनिया है। अब मुझे इतना बता दो कि क्या जो मैंने 1D बताया वो परफेक्टली क्लियर है? जो 1D बताया वो परफेक्टली क्लियर है पूरा? ठीक। 2D एरे में जब भी आप लिखोगे तो 2D एरे लिखते समय बेटा आपको क्या लिखना है? मान लो मैंने ये लिखा, ठीक, इसको लिखने का मतलब ये हमेशा रो होगा, ये हमेशा कॉलम होगा। चाहे आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन में चले जाना, पहला वाला जो बैक ब्रैकेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो। और दूसरा वाला ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है?
कॉलम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जावा में जा रहे हैं कि पाइथन में जा रहे हैं कि सी में जा रहे हैं कि डॉटनेट में जा रहे हो, ये डिफाइन करती है हमारा जो स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो डिफाइन करती हैं कि भैया जो है पहला वाला रो रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने कहा कि सर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एलिमेंट हमारे 1 2 3 से लेके 6 तक हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब आपने क्या कहा सर यहां पे? आपने ये कहा सर यहां पे कि मैं सबसे पहले एक ऐसी मैट्रिक्स में इंटरेस्टेड हूं जिसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली प्लॉट करने जाऊं बेटा, तो डायग्रामेटिकली प्लॉट करने का क्या मैंने सही मैट्रिक्स बनाई है? नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, है ना। तो मैट्रिक्स क्या कह रही है? मैट्रिक्स ये कह रही है कि दिस, क्या मैंने सही मैट्रिक्स प्लॉट की है? बिल्कुल सही मैट्रिक्स प्लॉट की है। अब इस मैट्रिक्स में एरे का जो नाम है वही एरे का बेस एड्रेस है, रिमेंबर दैट। तो मैंने क्या किया, इस एरे की पहली रो को रिप्रेजेंट किया, दूसरी रो को रिप्रेजेंट किया, तीसरी रो को रिप्रेजेंट किया। इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम रिप्रेजेंट किया, दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट किया। और ध्यान रखना, चूंकि बाय डिफॉल्ट मैं सी की बात कर रहा हूं, तो सी कहां से शुरू करता है? किस इंडेक्स से? 0 इंडेक्स से। तो सी ऑलवेज स्टार्ट कॉलम फ्रॉम द 0 इंडेक्स, सी ऑलवेज स्टार्ट रो फ्रॉम द 0 इंडेक्स। तो आपने कहा कि सर ये परफेक्ट है कि इसका रो इंडेक्स 0, इसका रो इंडेक्स 1 लिखते चलेंगे साथ में, इसका रो इंडेक्स 2। वेट, आपको जब भी ऐसा लगे कि मैं नोट कराने में आपको वो करा रहा हूं, तो आप रोक दिया करिए और नोट कर लिया करिए। नोट करने में मैं नोट्स बता रहा हूं कि 12 1 साल 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, नोट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। क्यों? क्योंकि जब जिस समय आप समझ रहे होते हैं उस समय तो आपको समझ आ रहा है, तो नोट्स की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन आज से 3 महीने बाद जब आप सारी चीजें भूल चुके होंगे, तब इन नोट्स की वैल्यू समझ में आएगी कि मैंने क्या क्या बोला था। अभी तो आपको मैं जो बोलता जा रहा हूं वो नोट्स की जगह आपके दिमाग में स्टोर होता जा रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन ये लिखने की मैं जरूरत, आप किसी भी आईएएस टॉपर का भी इंटरव्यू देख लेना, नोट्स की जरूरत पड़ती है उसको। वो कहते हैं कि नोट्स प्रॉपर बनाओ, क्योंकि आप जब 3 महीने बाद पढ़ोगे वो मैटर करता है। आप आज जो पढ़ रहे वो मैटर नहीं कर रहा, वो सब भूलने वाले हो आप कुछ समय बाद, है ना। क्या मैंने डायग्राम सही बनाया है? सही बनाया। कॉलम की बिल्कुल इंडेक्सिंग सही की है, रो की इंडेक्सिंग परफेक्ट की है मैंने। अब मैंने कहा जो एरे का नाम होता है वही एरे का बेस एड्रेस होता है। सो आई एम स्टार्टिंग, बिकॉज बाय डिफॉल्ट, सो राइट डाउन द नोट, बाय डिफॉल्ट C defines in row measure order. By default, C defines in row measure order. So we store elements row wise. ध्यान रखना, जब सी की बात होगी बेटा, तो रो मेजर ऑर्डर सोचने की जरूरत नहीं है, रो मेजर ऑर्डर आपको बाय डिफॉल्ट लेना है। लेकिन अगर उन्होंने कहीं कॉलम मेजर ऑर्डर मेंशन कर दिया तो ध्यान रखना है फिर आप। लेकिन अगर उन्होंने कॉलम मेजर ऑर्डर नहीं मेंशन किया तो क्या लेना है? रो मेजर। बाय डिफॉल्ट हमेशा रो मेजर पे जाना है, जब तक वो स्पेसिफिकली इसको मेंशन ना करें कि कॉलम मेजर ऑर्डर। और ध्यान रखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे ही वो कॉलम मेजर ऑर्डर कहेंगे प्रॉब्लम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, और जैसे ही वो रो मेजर ऑर्डर कहेंगे प्रॉब्लम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इट्स वेरी बिग डिफरेंस। तो मैंने कहा ये a+0, तो अगर ये a+0 है तो अगला रो का एड्रेस क्या होगा? a+1, क्योंकि मैं रो वाइज जाऊंगा पहले, क्योंकि कॉलम में रो मेजर ऑर्डर है। अगले का एड्रेस रो का क्या होगा? a+2। अब मैं एलिमेंट्स को स्टोर करने की बात कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने रो वाइज पहले रो कवर की, फिर दूसरी रो कवर की, फिर तीसरी रो कवर की। आई एम गोइंग टू द रो वाइज। अगर मैं इसी में कॉलम वाइज जाता तो बेटा मैं कैसा करता? 1 2 3 4
5 6, दैट इज द डिफरेंस। पहला मुझे कॉलम कवर करना होता, फिर मुझे दूसरा कॉलम कवर करना होता, यहां पर मुझे रो कवर करनी है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू 1 2 3 4 5 6। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना? अब मैंने यहां पर एक पॉइंट डाला, वो जरा नोटिस करना। मैंने कहा कि जरा इसको प्रिंट करके दिखाओ। देखते हैं कौन प्रिंट करता है। प्रिंट परसेंट लिखते चलेंगे, और मैंने यहां पर ये प्रिंट करने को बोला। प्रिंट करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि सर कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस इंडेक्स की रो में इंटरेस्टेड हूं और किस इंडेक्स के कॉलम में इंटरेस्टेड हूं, है ना? तो बहुत आसानी से मैं बता सकता हूं, दिस इज रो, दिस इज कॉलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 1। सो दिस इज आर एंड दिस इज सी। जहां पे ये मिलेंगे एक दूसरे से, कट मीट करेंगे, उस शेल में मैं इंटरेस्टेड हूं, उस ब्लॉक में मैं इंटरेस्टेड हूं। सो सिंपली दिस एंड दिस मीन्स आई एम इंटरेस्टेड दिस ब्लॉक, है ना? सो A11 is nothing, the value is 4, because I am interested in the first index row, I am interested in the first index column, means I am meeting at that point. If I am meeting at that point, I am accessing the element of that cell. मैं उस सेल के एलिमेंट को एक्सेस करने की बात कर रहा हूं, जो कि 4 है। इट इज क्लियर? सही है पूरा? अब जब कंपाइलर इसको समझेगा तो कैसे समझेगा? कंपाइलर क्या कहेगा? कंपाइलर कहेगा कि भाई सबसे पहले इसको 2 पार्ट में तोड़ो, जो रो का पार्ट है वो अलग करो, जो कॉलम का पार्ट है वो अलग करो। सबसे पहले आपको रो वाइज जाना है। कैसे जाना है? रो वाइज। तो रो वाइज के लिए आप शुरुआत कहां से करोगे? देखो, जो एरे का नाम होता है वही एरे का बेस एड्रेस होता है, यानी चलना आपको ए से है। कहां से चलना है? ए से। मतलब यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम दैट पॉइंट। मींस ए प्लस 0 और ए सेम, दोनों एक ही चीज है, ए प्लस 0 और ए। सो ए प्लस 0 भी वही है, क्योंकि जोड़ने पे 0 ए ही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपने कहा मैंने स्टार्ट की जर्नी, वो जो जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था वो ए प्लस 0 था। ए प्लस 0 से स्टार्ट करने के बाद आपको किस इंडेक्स की रो पे जाना है? किस इंडेक्स की रो पे जाना है? 1 इंडेक्स की रो पे जाना है ना? मींस क्या मैं सही कह रहा हूं कि क्या मुझे यहां जाना है? यही मेरी 1 इंडेक्स की रो है, तो मुझे यहां जाना है। दिस इज द 1 इंडेक्स रो। मींस I have to add 1. This 1 represents this 1, कि मुझे किस इंडेक्स की रो पे जाना है ना? This 1 represents this 1. क्लियर? ठीक। अब बिग ब्रैकेट का मतलब होता है स्टार। क्या होता है बिग ब्रैकेट का मतलब? स्टार। राइट डाउन नोट, 1 बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट 1 स्टार। सारे लोग लिखेंगे, किसी को नहीं पता इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है आपको। 1 big bracket represents 1 star. 1 big bracket represent 1 star. इसका मतलब आप बिग ब्रैकेट हटा के स्टार लिख सकते हो और स्टार हटा के बिग ब्रैकेट लिख सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। मतलब क्या मैं इस बिग ब्रैकेट को हटा के एक स्टार चिपका सकता हूं यहां पे? बिल्कुल। तो जैसे ही आप a+1 की बात करोगे बेटा, ध्यान रखना a+1 का जो मतलब होता है वो है, डायग्राम समझना कि a+1 का मतलब क्या है। a+1 का बेटा मतलब था ये, उस रो को बाहर से पॉइंट करना जिसका इंडेक्स 1 था। a+1 का मतलब उस पूरी रो को बाहर से पॉइंट करना जिसका एड्रेस कितना था? a+1। अभी आप बाहर हो रो के, आपको रो के अंदर एंट्री नहीं मिली है। मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि सर इतनी बात का क्या मतलब है, ये जो एक्सप्रेशन लिखी है, इतनी बात का मतलब सर डायग्राम में समझाओ, तो ये है
a+1, ठीक है। योर पॉइंटर इज एट द लोकेशन ऑफ a+1 बट आउटसाइड ऑफ दैट रो, आउटसाइड ऑफ दैट रो। अब आपको इस रो के अंदर एंटर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू अप्लाई स्टार, मींस यहां से बिग ब्रैकेट रिमूव किया, इसकी जगह स्टार लगा दिया, सो अप्लाई स्टार, मूव आउटसाइड टू इनसाइड। बट द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर मैं ए की वैल्यू कुछ समय के लिए 1000 मान लेता हूं, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एड्रेस 1000, दिस इज 1004, दिस इज 1008, दिस इज 1012, दिस इज 1016, दिस इज 1020। एड्रेसिंग मैंने सही की है, रो वाइज की है एड्रेसिंग, कंप्लीट परफेक्ट की है एड्रेसिंग, हाँ जी सही की हुई है एड्रेसिंग। 1000, 4, 8, 12, 16, 20 यही एड्रेसिंग होनी चाहिए थी। बट यहां पर आप ध्यान से देखना कि जब आप 1008 कह रहे हो तो ये 1008 इस रो का एड्रेस भी है प्लस इस एलिमेंट का एड्रेस भी है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूं ये रही रो, ठीक है, इस रो में 1 2 3 4 5 कुर्सियां पड़ी हैं। अब मान लो यहां पर मैंने एक तख्ती चिपका दी, एक तख्ती चिपका के मैंने बोला कि इस रो का जो एड्रेस है वो 1000 है, यहां पे एक तख्ती लगी है, तो मैं उस 1000 के दो यूज कर सकता हूं। कैसे, इस पूरी रो को भी वो 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वाली कुर्सी को भी वो 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब 1000 के दो यूज हो गए, तो बड़ी सही चीज हो गई। उस पूरी रो के लिए भी मुझे एक अलग एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 1008 को यूज कर सकता हूं, और साथ में ये डब्बा भी उस रो का पहला एलिमेंट है, तो ये एड्रेस इस डब्बे को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब 1008 के मैं दो यूज कर सकता हूं। अब 1008 से दो एंटिटी रिप्रेजेंट हो रही हैं। पहली एंटिटी कि वो 1008 पूरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस वो 1008 उस रो का पहला एलिमेंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है। परफेक्ट, नहीं आया समझ में, है ना। तो जैसे इस रो में मैंने समझाया कि अगर आप पहला एड्रेस लगाते हो, कोई यहां पे तख्ती चिपका देते हो, तो रो भी रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में इस डब्बे को, इस कुर्सी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो काम हो गए। तो ये 1008 आपके दो काम करेगा। लेकिन यहां पे एक बड़ी खासियत है कि जैसे ही आपने स्टार लगाया, आप अंदर गए, बेटा आपको 1008 ही मिलने वाला है। क्यों? ये 1008 इस एलिमेंट का एड्रेस है और ये 1008 इस पूरी रो का एड्रेस है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोड। कंपाइल करना आपको समझ में आ जाएगा, दोनों ही चीजें एक निकलेंगी। मतलब जब आप बेटा केवल a+1 को कैलकुलेट करने जाओगे तो भी बेटा 1008 निकलेगा, और जब आप a+1 का स्टार कैलकुलेट करने जाओगे ये भी क्या निकलेगा, 1008। लेकिन अंतर है, ये 1008 क्या है, इस पूरी रो का एड्रेस, और ये 1008 क्या है, इस रो के अंदर इस एलिमेंट का एड्रेस। तो मैंने एक ही एड्रेस को दो जगह यूज कर लिया, बस ये अंतर है। तो जब आप इसको करोगे तो आपको 1008 मिलेगा। अब क्या ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया रो वाला आपने, रो के अंदर एंट्री मिल गई, मिल गई। अब आप इंटरेस्टेड हो कॉलम में कि किस कॉलम में आप जाना चाहते हो। बेटा जिस भी कॉलम में आप जाना चाहते हो ना, उस कॉलम का इंडेक्स यहां लिखा होगा आपने। तो आपके पास दो चॉइस थी, या तो 0 नंबर के कॉलम पे आप जा सकते थे या आप 1 नंबर के कॉलम पे जा सकते थे, लेकिन आप इंटरेस्टेड किस में हो, 1 इंडेक्स के कॉलम में। तो 1 इंडेक्स के कॉलम, तो आप एक प्लस लगाओ और जो कॉलम नंबर है उसको सबसे पहले जोड़ दो। सेम यही आपने रो में किया था, प्लस लगाया था और जो रो का नंबर था वो जोड़ दिया था। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लस लगाओ और जो कॉलम नंबर था वो जोड़ दिया। जैसे ही बेटा आपने कॉलम नंबर जोड़ा +1, वैसे ही आपका जो ये पॉइंटर अंदर घुस के आया था और पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, अब बेटा पॉइंट करने लगेगा इसको।
क्यों? क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो जिस कॉलम में पड़ा हुआ है उस कॉलम का नंबर इंडेक्स कितना है? 0। बट आप किस में इंटरेस्टेड हो? 1 में। तो जैसे ही +1 किया, ये फर्स्ट डब्बे से जंप करके सेकेंड डब्बे को पॉइंट करने लगेगा, वहां पर ये पॉइंटर अपना डेस्टिनेशन बना लेगा। वहां पर ये लगातार पॉइंट कर रहा है, हिट कर रहा है +1 कि ये वाला डब्बे में मैं इंटरेस्टेड हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बॉक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बॉक्स बिकॉज माई कॉलम नंबर इज 1। क्या मैं राइट हूं? है ना? तो जैसे ही अब आप +1, लेकिन किसी भी एड्रेस से अंदर जाने से पहले आप उसके आउटसाइड होते हो। सो यू आर जस्ट आउटसाइड ऑफ दैट एड्रेस, नथिंग एल्स। If you are outside of that address, you want to enter inside that address, what you do? Again you apply star. So you move outside to inside. तो क्या मिल गया? 4. क्या मिल गया? 4. So you just access 4. फटाफट नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर क्लियर करके लिखेंगे। अब कल एक बच्चा आया था, अब मैं लगातार उसको बोल रहा, यहां बैठा था, कि भाई नोट्स बनाओ, प्रॉपर ट्री बनाओ। और वो क्या कर रहा था? वो बस अपना कुछ उसने जो भी कैलकुलेशन किया उसके बेस पे आंसर निकाल रहा था और हर बार कुछ ना कुछ गलत कर जा रहा था। अगर मैं कह रहा हूं ट्री बनाओ तो इसका मतलब आपको बनानी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप फंस जाओगे गेट में जाके। वहां जब प्रेशर रहता है ना तो 2 × 2 5 निकल जाता है, जो जीवन में नहीं निकला होगा कभी 2 × 2 5, लेकिन पेपर में आप 2 × 2 5 कर सकते हो, जो पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में और आप करके आए होगे। ऐसी कई सिली मिस्टेक्स आप करते हो, जब आपको याद आता है कि मैं ये मिस्टेक करके आया तो आपको अपने होने पे शक होने लगता है, अरे यार मैं ही था कि कोई और था। कई बार आप जोड़ने में गलती कर देते हो। कैसे कर सकते हो जोड़ने में गलती भाई? कोई इंसान जोड़ने में गलती कैसे कर सकता है? लेकिन एग्जाम में होती है, जोड़ने में भी गलती होती है लोगों से। उन्होंने कहा 11 + 13 25। 11 + 13 25। अगर आपसे कभी जीवन में रात सोते में भी पूछ दिया जाए 11 + 13, आप कभी 25 नहीं बोलोगे, लेकिन एग्जाम में आप 25 लिख देते हो। तो मैं वहां के हिसाब से आपको बताता हूं कि भाई वहां के हिसाब से आपको सोचना है, आपको अपने कमरे के हिसाब से नहीं सोचना है। आपको तब नहीं सोचना है कि आप बार चाय की चुस्कियां ले रहे हो और बढ़िया स्नैक्स भी चल रहा है और पेपर भी सॉल्व कर रहे हो, वहां के हिसाब नहीं। वहां चाय नहीं मिलने वाली है, वहां पीयर प्रेशर रहने वाला है। कभी आप एग्जाम को नोटिस करना, 3 घंटे जीवन के कब निकल जाते हैं आपको पता नहीं लगता। आपसे पेपर छीना जाता है और आप कहते हो 15 मिनट और दे दो मेरे को, लाइफ के 15 मिनट और दे दो। आपको पता ही नहीं लगता 3 घंटे गए कहां, और आप समय को रोकने की कोशिश करते हो पहली बार लाइफ में। अरे 1.5 घंटा हो गया, अरे यार थोड़ा रुको, 1.5 घंटा कैसे बीता, इतनी जल्दी 1.5 घंटा कैसे बीता, अभी तो शुरू किया था पेपर। वही आप हो, वही सारी चीजें हैं। फिर ये समय इतनी जल्दी बीत कैसे रहा? और होता है लाइफ में, आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आईटी, जेई और इन सबके एग्जाम्स दिए होंगे। जब आप पेपर हॉल में तैयारी के साथ पहुंचते हो तो समय बहुत तेज भागता है। तो मैं जो चीजें बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि आपको नोट्स पर फोकस करना है और आपको क्लासरूम पे फोकस करना है। आप ऑनलाइन के भरोसे बैठोगे तो क्या पता ऑनलाइन आपके भरोसे बैठा हो। ऑनलाइन का मैं आपको कुछ चैलेंज बताता हूं कुछ बच्चों के लिए। ऑनलाइन का चैलेंज उन बच्चों के लिए तो बहुत, ऑनलाइन एक सपोर्टिव सिस्टम है कि एक बहुत मजबूरी के केस में आपको सपोर्ट, जैसे मैं ये कहूं कि किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट आईसीयू से शुरू नहीं किया जाता कि आप खांसी में गए, डॉक्टर बोला कि खांसी आ रही है, आईसीयू में भर्ती कर दो इसको, बुखार आ रहा सर आईसीयू में भर्ती कर दो। ऐसे इलाज नहीं होता। इलाज कैसे होता? अरे खांसी है, पहले 2 दिन 4 दिन आपको ट्रायल करेगा, फिर दवा देगा, फिर कोई दिक्कत होगी फिर टेस्ट कराएगा, ऐसे करता है ट्रीटमेंट। तो पहले ही आप ऑनलाइन पे कूदोगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आप ऑफलाइन पहले टेस्ट, ऑफलाइन की फीलिंग एक जिंदा फीलिंग होती है। यू आर इंटरेक्टिंग लाइव विद टीचर्स, एक अलग मतलब। हाँ ऑनलाइन ठीक है, आपका कोई लेक्चर मिस हो गया या आपको कोई चीज रिवाइज करनी है, आप बीमार पड़ गए, बहुत सारी चीजों के लिए आप ऑफलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन जा सकते हो, एक सपोर्टिव सिस्टम है, बड़ा सही है। लेकिन आप ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकते। यू नेवर रिप्लेस ऑफलाइन सिस्टम, क्योंकि ऑफलाइन जो होता है वही रूट मॉडल है आपका।
अब कल आप ये कहो कि नहीं मेरे को घर नहीं जाना, मैं तो बस जीवन भर अपने मम्मी पापा से ऑनलाइन इंटरेक्ट करूंगा, मैं तो हाँ बस पापा मम्मी आ गए जूम पे पैर छू लिए, हाँ भैया बढ़िया, हम जाना ही नहीं, मुझे जिंदगी में कभी घर ही नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे ऑनलाइन मॉडल मिल गया है। अब मैं जितने रिश्ते नाते निभाऊंगा वो सारे ऑनलाइन मॉडल पे निभाऊंगा। अब मैं किसी से नहीं, कोई फंक्शन अटेंड करना है, 4 लोग जूम पे आ गए, बीच में केक बन गई और मैंने फंक्शन से केक वेक काट दी, वाह क्या लाइफ मस्त चल रही है, ना कहीं जाना पड़ रहा ना कहीं आना पड़ रहा, घर बैठे बैठे सारे रिश्ते परफेक्टली